जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल एग्जाम एजुकेटर में। तो कैसी चल रही है तैयारी, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि हमारी तैयारी बिल्कुल ठीक चल रही है। छोटी छोटी तैयारी जो है वो बड़ी तैयारी बन जाती है, लेकिन छोटी छोटी भूल ही बड़ी भूलें भी बनती हैं दोस्तों। और ये भूलें ना हो, इसी पर बेस्ड होकर मैंने 365 डेज कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास स्टार्ट की है, जिसमें क्या है कि हम आपके सामने एक क्वेश्चन रखते हैं, जैसे एग्जाम में रखा जाता है। उस एग्जाम में जैसे क्वेश्चन रखा जाता है, एक क्वेश्चन रखते हैं और उस क्वेश्चंस पर बेस्ड होकर ये क्लास तैयार कर दी जाती है। कि अगर आपको जानकारी पता है, उसके बारे में कॉन्सेप्ट पता है, तब तो ठीक है। नहीं पता है तो आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, क्योंकि तैयारी कभी भी अधूरी तैयारी सिलेक्शन नहीं दिलाती है। तैयारी जब तक पूरी नहीं होगी तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। आप ये मान कर चलिएगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। संघर्ष ही और मेहनत ही सफलता की कहानी लिखती है। इस बात को आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से मान कर चलिएगा। और जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, छोटी छोटी तैयारी को इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तक सिलेक्शन आप तक नहीं पहुंचेगा। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फॉलो अप जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन के माध्यम से, जिससे आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे इस क्लास का। और ये क्लास 365 डेज कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास के नाम से जानी जाती है। और इसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखा है, जिसमें कई वीडियो डाली गई हैं। आप बाकायदा इस प्लेलिस्ट के माध्यम से इनकी सारी क्लासेस को देख सकते हैं और क्रमबद्ध तरीके से अपने सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। तो ये क्लास लगातार चलती रहेगी इसी तरीके से, लेकिन एक बहुत बड़ा चेंजेस कर रहा हूं। और वो चेंजेस क्या है? वो चेंजेस है क्लास का टाइमिंग। हमारा क्लास टाइमिंग चेंज हो रहा है और उसका कारण है बच्चों की डिमांड। बच्चों ने बहुत ज्यादा डिमांड की कि हमारा क्लास जो है वो चेंज कर दिया जाए, क्योंकि रात्रि 9:30 बजे बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है सर, और हम लाइब्रेरी में उस समय नहीं रहते हैं जिससे हम क्लास देख सके। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह होती है कि 9:30 बजे हम कभी खाना खाने जाते हैं, कभी मार्केट में रहते हैं, इसी कारण से हम क्लास नहीं देख पाते हैं। और नोटिफिकेशन आने के बावजूद भी जब हम क्लास नहीं देख पाते हैं तो दूसरे दिन हमारे पास में 2 क्लास हो जाती हैं और बर्डन बढ़ जाता है। एक साथ 2 क्लास देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है और इस तरह से एक क्लास छूट जाती है। तो हमने कहा इसका समाधान दे देते हैं। अब आपके पास पूरा दिन है, लाइब्रेरी में कभी भी आपको समय मिले आप देखिए इसको। हम ये नहीं कहते हैं कि तुरंत देखिए, लेकिन अगर आपके पास समय है तो 15 से 20 मिनट आप दे सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता है। केवल ये बताना उद्देश्य होता है कि इसमें ये चीज़ें दी गई हैं और इसके माध्यम से संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का से हमारा जो क्लास है, सुबह मॉर्निंग 8 AM डेली के रूप में ये क्लास चलने वाली है, जिसमें एक टॉपिक उसी तरह से हम कराएंगे और MCQ भी उसी के माध्यम से हम करा देते हैं। तो दोनों ही चीजें आपको इसमें मिलने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? तो आज का हमारा टॉपिक है वित्तीय स्थान, फिजिकल स्पेस। आपने फिजिकल पॉलिसी सुना होगा नाम, ठीक है? तो फिजिकल पॉलिसी सुना होगा, तो उसी पर बेस्ड होकर एक और आता है फिजिकल स्पेस। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है? और ये शब्दावली आपको बताएं कि RAS मीन्स में पूछी गई शब्दावली है, ठीक है? वित्तीय समेकन भी पूछा गया शब्द है जिसपे आपको लिखना है, और RAS में पूछा गया शब्द है। तो आप ये मत सोचिएगा कि यहां नहीं पूछा जाएगा, यहां भी पूछा जा सकता है। और ये शब्द क्या होता है इसको हमको जानना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमारा क्या होता है काम? हमारा काम होता है क्या? हमारा काम होता है कि इस पर बेस्ड होकर एक क्वेश्चन दे दे आपको, और वो क्वेश्चन है आज का, बताइएगा अगर आपको आंसर पता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वित्तीय स्थान को प्रभावित नहीं करता है? वित्तीय स्थान को प्रभावित नहीं करता है। नंबर 1 राजस्व संग्रहण की क्षमता, दूसरा है मौद्रिक नीति और मुद्रास्फीति,
तीसरा है विदेशी मुद्रा भंडार और चौथा है राजकोषीय घाटा। ये आता है, ठीक है। अगर आपको इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही लिखता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर जरूर दिया करो आंसर कि मुझे ये पता था, तब मैं मानूं कि हाँ आप शेर हैं। अगर आप केवल वीडियो देख रहे हैं तो इससे कोई फायदा नहीं जब तक आप क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करेंगे। और इस धोखे में मत रहिएगा कि हमें पूरा सिलेबस पढ़ना है। अब आप पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं, कितनी बार पढ़ोगे यार। अब तो अकस्मात एक शब्द आए आपके सामने और उसके बारे में जब आप जानकारी प्राप्त करें तो ज्यादा अच्छा है। इसीलिए ये मैंने 365 डेज कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास स्टार्ट की है और 365 डेज कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास के माध्यम से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं यहाँ। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है क्या? वित्तीय स्थान, फिजिकल स्पेस। क्या होता है ये फिजिकल स्पेस? ठीक, देखो आपने फिजिकल पॉलिसी तो नाम सुना होगा, ठीक, ये नाम तो आपने सुना ही होगा बहुत अच्छी तरीके से, अर्थात राजकोषीय नीति नाम तो आपने सुना ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक, फिजिकल पॉलिसी नाम तो आपने जाना ही होगा। फिजिकल पॉलिसी क्या होती है कि जब सरकार अपनी आय के प्रबंधन के लिए, व्यय के प्रबंधन के लिए और ऋण के प्रबंधन के लिए, आय व्यय और ऋण के प्रबंधन के लिए जो नीति बनाती है अर्थात पॉलिसी बनाती है, उसी को हम लोग राजकोषीय नीति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इनके प्रबंधन के लिए, किसके लिए? आय के लिए सरकार जब प्रबंधन के लिए रणनीति बनाए, इसी के लिए रणनीति बनाए, इसी के लिए रणनीति बनाए, तीनों के लिए जब रणनीति बनाती है तो उसी रणनीति को हम लोग कहते हैं राजकोषीय नीति के नाम से जानते हैं। और ये शब्द आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। इसका मतलब है कि सरकार को कहां से इनकम प्राप्त होगी, सरकार कहां इसको व्यय करेगी, और आय और व्यय के इस अंतर के बीच में अगर घाटा होता है या फिर ज्यादा खर्चे हो जाते हैं तो उस कंडीशंस में सरकार कहां से अपने पैसे का प्रबंधन करेगी अर्थात मुद्रा का प्रबंधन करेगी। उस स्थिति को हम लोग ऋण के रूप में लेती है सरकार यहां, और ये ऋण के रूप में भी हो सकता है या विनिवेश के रूप में भी हो सकता है। इस तरह की चीजें होती, उसी से जुड़ा हुआ है एक शब्द फिजिकल स्पेस। फिजिकल स्पेस इसी राजकोषीय नीति के अंतर्गत, अर्थात वित्तीय स्थान वह स्थान है जिसके अंतर्गत सरकार अपनी मौजूदा जो वित्तीय स्थिति है, राजकोषीय घाटा हो, कर्ज हो या राजस्व हो, उस सिस्टम को बिना बिगाड़े हुए अतिरिक्त खर्च कर सके। अर्थात इतना स्पेस अर्थात स्थान रखे सरकार, इतना स्पेस या स्थान रखे सरकार कि अपनी राजकोषीय नीति पर उसका कोई असर ना पड़े, सरकार अपने कर्जों के ऊपर ज्यादा असर ना पड़े या अपने राजस्व प्राप्ति पर कोई असर ना पड़े। उस तरह की नीति को जब बनाए तो उसी स्पेस को क्या कहा जाता है? राजकोषीय स्पेस कहा जाता है। अर्थात सरकार खर्च करे, अतिरिक्त खर्च करती है इन सब सिस्टम को बिना बिगाड़े हुए। सरल शब्दों में अगर हम दूसरे शब्दों में अगर कह लें तो सरकार की वह क्षमता जो बिना आर्थिक असंतुलन या वित्तीय संकट के अपने सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक संसाधनों के लिए संसाधन जुटा सके, विकासात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने संसाधन जुटा सके, उसी को हम लोग कहेंगे क्या? फिजिकल स्पेस। तो समझ लेते हैं फिजिकल स्पेस क्या कह रहा है यहां पर, कि वित्तीय स्थान वह गुंजाइश है जिसके अंतर्गत सरकार अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति जैसे राजकोषीय घाटा, कर्ज या राजस्व को बिना बिगाड़े बिना अतिरिक्त खर्च कर सकती है, या
नई योजनाएं लागू कर सकती है, अर्थात इतना पैसा उसके पास रहे कि इन पर कोई प्रभाव ना पड़े। उसी को कहा जाता है फिजिकल स्पेस। सरल शब्दों में सरकार की वह क्षमता फिजिकल स्पेस दिखाती है जिससे वह बिना आर्थिक असंतुलन या वित्तीय संकट के अपने सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक लक्ष्यों के लिए संसाधन जुटा सके। उसी को कहा जाता है फिजिकल स्पेस कहा जाता है। उसी को फिजिकल स्पेस कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, बड़े आराम से आपको समझ में आ गया हो। अब फिजिकल स्पेस के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? आप सोच रहे होंगे फिजिकल स्पेस के प्रमुख तत्व कौन कौन से? ठीक है, तो बेसिक जो एलिमेंट्स हैं फिजिकल स्पेस के प्रमुख तत्व की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो क्या है? राजस्व संग्रह। राजस्व को इकट्ठा करना है मेन रूप से। ठीक है, राजस्व संग्रह है, इसको बिना बिगाड़े, इस पर एक तरह से कोई प्रभाव निगेटिव ना पड़े। सरकार की कर हो चाहे गैर कर आय हो, उसकी प्राप्ति की बात करता है, उसको बनाए रखने की बात करता है। राजकोषीय घाटे की बात करता है ये, कि राजकोषीय घाटे पर कोई प्रभाव ना पड़े, अर्थात राजकोषीय घाटा ना बढ़ जाए, ये संतुलन में रहे, सरकार के अंडर कंट्रोल में रहे। कर्ज की स्थिति की बात करता है ये, अर्थात कर्ज की स्थिति वह स्पेस है, वह क्षमता है सरकार की जिसमें क्या है? कर्ज की स्थिति की बात करता है कि ये ना बढ़ जाए। अब भाई ज्यादा खर्च कर देगी सरकार तो ज्यादा बढ़ जाएगा, तो सरकार ज्यादा ना खर्च करे, उस पर केंद्रित हो। ये एक तरह से क्या है कि वित्तीय दायित्व की बात करता है। प्रमुख तथ्यों में वित्तीय दायित्व भी है। वित्तीय दायित्व का मतलब है क्या? कि भैया पेंशन हो, उन सब को चुकाने की क्षमता हो सरकार को। पेंशन हो, ब्याज भुगतान हो, सब्सिडी हो, इन सब की बात करता है। पेंशन, ब्याज भुगतान और सब्सिडी, सब की बात करता है फिजिकल स्पेस। ये प्रमुख तत्वों में है। आर्थिक वृद्धि दर ये भी बनाए रखना है, तेज आर्थिक वृद्धि दर की बात भी करता है, और यह भी बात करता है कि मुद्रास्फीति अर्थात मौद्रिक नीति पर नियंत्रण स्थापित रहे, और मुद्रास्फीति में खर्च बढ़ाने की क्षमता भी सरकार की बनी रहे। तो एक आर्थिक तेज वृद्धि दर की बात करता है प्रमुख तत्व में। और सबसे बड़ी बात है यहां पर क्या कि मुद्रास्फीति पर खर्च करने की स्थिति की बात करता है कि राजकोषीय नीति के समय में इसका कोई प्रभाव ना पड़े। तो देख लेते हैं कौन कौन से तत्व हैं। राजस्व संग्रह, सरकार की कर और गैर कर आय। राजकोषीय घाटा, कुल खर्च और कुल व्यय में आय में अंतर है। अधिक घाटा कम वित्तीय स्थान रहेगा। अगर अधिक घाटा होता है तो सरकार का एक तरह से घाटा कम से कम हो। कर्ज की स्थिति, सरकार के ऊपर कुल कर्ज और उसकी पुनर्भुगतान क्षमता को दर्शाता है। वित्तीय दायित्व अर्थात सब्सिडी, पेंशन, ब्याज भुगतान आदि की बात करता है। आर्थिक वृद्धि दर, तेज वृद्धि दर से राजस्व बढ़ता है जिससे वित्तीय स्थान बढ़ता है। तो सरकार का वित्तीय स्थान बना रहे, सरकार का वित्तीय स्थान बना रहे, इतना सरकार के पास में वित्तीय स्थान रहे कि सरकार इन सारे खर्चों को बड़े आराम से पूरा कर ले जाए, उसी को कहते हैं वित्तीय स्थान। और मौद्रिक नीति और मुद्रास्फीति की बात करता है वित्तीय स्थान। वित्तीय स्थान का एक तरह से महत्व क्या होगा? नीतिगत लचीलापन आ जाएगा। कभी भी अगर सरकार को जरूरत पड़ती है तो सरकार खर्च करने में चूकेगी नहीं, चाहे कोविड-19 का समय हो या प्राकृतिक महामारी का समय हो, कल्याणकारी योजनाओं का समय हो, कुछ भी हो जाए तो सरकार को कोई सोचना ना पड़े। उसी स्पेस को कहा जाता है वित्तीय राजकोषीय समेकन। सतत विकास की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, सामाजिक सुरक्षा आदि क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन देता है, ये उसकी भी बात करता है। और आर्थिक स्थिरता की बात करता है, अत्यधिक खर्च और कर्ज से बचाओ जिससे दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता बनी रहे, इसकी भी बात करता है। तो वित्तीय स्थान के रूप में अगर देखा जाए इसका ये महत्व निकल कर आता है। वित्तीय स्थान बढ़ाने के उपाय क्या हैं? राजस्व को बढ़ाना होगा, अर्थात कर सुधार करने होंगे सरकार को।
कर आधार का विस्तार करना होगा, गैर कर आय जैसे डिविडेंड और विनिवेश को बढ़ावा होगा। अप्रभावी खर्च में कटौती, सब्सिडी का लक्ष्यीकरण, गैर जरूरी खर्च में कमी करनी पड़ेगी। नीतिगत सुधार करने पड़ेंगे, सार्वजनिक वित्त प्रबंधन को पारदर्शी और उत्तरदायित्व बनाना पड़ेगा और कर्ज प्रबंधन, सस्ता और दीर्घकालिक कर्ज लेना, ब्याज लागत कम करना, ये सब कार्य करने होंगे सरकार को वित्तीय स्थान को बढ़ाने के उपाय के अंतर्गत। जैसे हम एक ही ले लेते हैं, जैसे क्या है, अप्रभावी खर्च में कटौती करनी, मतलब सरकार ऐसा ना करे कि अपने खर्च को बढ़ाए बहुत ज्यादा। वो देखे वास्तव में क्या है कि सब्सिडी का लक्ष्य वास्तव में है क्या, उससे क्या लाभ होगा, वो सब चीजों का मूल्यांकन करते हुए ही सब्सिडी प्रदान करे, जिससे उसके पास पैसा बने रहे, राजकोषीय घाटा कम हो। क्योंकि अगर राजकोषीय घाटा बढ़ेगा तो वित्तीय स्पेस कम हो जाएगा, अर्थात राजकोषीय स्पेस कम हो जाएगा, घाटा बढ़ेगा, सरकार के पास पैसा नहीं रहेगा। तो ऐसी कंडीशंस में सरकार को अपनी नीतियां जब बनानी होंगी तो अप्रभावी खर्च में कटौती करनी होंगी, नीतिगत सुधार करने होंगे, जैसे सार्वजनिक वित्त प्रबंधन को पारदर्शी और उत्तरदायित्व बनाना होगा और कर प्रबंधन के लिए भी सरकार को नीति अपनानी पड़ेगी। अब क्या यहां चुनौती है? उच्च राजकोषीय घाटा सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार कई सालों से एफआरबीएम एक्ट के तहत राजकोषीय घाटा को कम करने का प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार का एफआरबीएम एक्ट भी यहाँ काम नहीं आ रहा है और हर साल ये टारगेट के रूप में रखा जाता है और राजकोषीय घाटे को कम नहीं किया जा रहा है। तो ये सरकार की वित्तीय राजकोषीय स्पेस को एक तरह से कम कर रहा है, राजकोषीय घाटा। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। कर्ज का बोझ भी, सरकार ने इस बजट में भी बहुत ज्यादा कर्ज ले रखा है। अब जाहिर सी बात है कि वो वित्तीय स्पेस को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो सरकार को इस पर थोड़ा काम करना होगा। अप्रभावी सब्सिडी, अर्थात सब्सिडी का बड़ा हिस्सा बिना लक्ष्यीकरण के ही खर्च हो रहा है और राजस्व संग्रहण में बाधाएं हैं, जैसे कर चोरी है, कर आधार सीमित होना है, ये सब इसकी चुनौतियां हैं वित्तीय स्पेस की। तो अब देख लेते हैं हमारे क्वेश्चंस। मेन है क्वेश्चंस के 20 पेयर, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं थी, लेकिन ये शब्द जो है वो आरएएस मेंस में पूछा गया शब्द है। अब आरएएस मेंस में पूछा हुआ शब्द है तो अब आपको तो ये दिमाग में रखना ही होगा। 10-15 मिनट की हमने कहा कि क्लास होती है, बहुत बड़ी क्लास नहीं होती, आप बड़े आराम से देख सकते हो और इस शब्द को जान सकते हो होता क्या है। ठीक है, तो वित्तीय स्थान अर्थात फिजिकल स्पेस का अर्थ क्या है? सरकार के पास खर्च करने की वह क्षमता जो राजकोषीय घाटे को बढ़ाए बिना हो। ठीक है, सरकार का कुल कर्ज है, केवल सरकार की कुल आय है, केवल सरकार का बजट है। आपको बता ही दिया, सरकार के पास खर्च करने की वह क्षमता जो राजकोषीय घाटे को बढ़ाए बिना हो, ऐसी क्षमता को कहा जाता है वित्तीय स्पेस। बहुत सरल शब्दों में ये परिभाषा प्रश्न के माध्यम से हमने आपको दे दी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वित्तीय स्थान को प्रभावित नहीं करता है? कर राजस्व संग्रहण की क्षमता करता है, मौद्रिक नीति और मुद्रास्फीति करती है, विदेशी मुद्रा भंडार। ये एक तरह से क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, आंसर राजकोषीय घाटा भी करता है, आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय स्थान बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या हो सकता है? क्या हो सकता है प्रभावी स्थान? ठीक है, वित्तीय स्थान बढ़ाना है तो कर संग्रहण में सुधार, भाई ये है, ऐसा नहीं है कि ये है। कर्ज लेना बिना सीमा के, कर्ज लेने से वित्तीय स्पेस कम होगा, तो कर्ज लेना नहीं है। मुद्रास्फीति को अनदेखा करना, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करे। सब्सिडी बढ़ाना, सब्सिडी को कम करे तो वित्तीय स्थिर बढ़ेगा। आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर प्रश्न देख लेते हैं। यदि सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ता है तो इसका वित्तीय स्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है? सरकार का अगर राजकोषीय घाटा बढ़ेगा तो वित्तीय स्थान क्या होगा यहां? ठीक है, वित्तीय स्थान बढ़ेगा, वित्तीय स्थान घटेगा। यस, वित्तीय स्थान घट जाएगा, सरकार का स्पेस कम हो जाएगा क्योंकि घाटा बढ़ गया है। वित्तीय स्थान पर कोई प्रभाव नहीं होगा, वित्तीय स्थान स्थिर रहेगा। आंसर क्या होगा, बी इसका सही आंसर होगा, याद रखेंगे। तो वित्तीय स्थान जैसा शब्द मैंने आप लोगों के बीच में रिप्रेजेंट कर दिया है और इसी तरीके से हम वीडियो लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। छोटी छोटी वीडियो है 10-10, 15 मिनट की,
अगर आप इनको देखते रहते हो तो बहुत अच्छा है, आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। छोटे छोटे शब्द आगामी एग्जाम में काम आ सकते हैं, उन्हीं पर बेस्ड होकर ये क्लास तैयार की गई है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल फिर। सुबह 8 बजे हो गई है क्लास, इस बात को याद रखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वंदे मातरम।